Hello everyone, welcome you all. Today we are going to discuss about NEET 2022 पेपर. ठीक है, तो यहाँ पे हम नीट एग्ज़ाम जो कि 2022 में अभी 17 जुलाई को संडे को कंडक्ट हुआ था, उसका पेपर का एवेल्यूएशन करेंगे. बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉटनी पोर्शन हियर. जूलॉजी भी डिस्कस करेंगे, पर इस वीडियो में हम बॉटनी को डिस्कस करते हैं. तो थोड़ा सा हम पेपर डिस्कशन से पहले इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपके क्वेश्चन बुकलेट में दी गई थी उनको एक बार रीड कर लेते हैं, जिससे जो भी बच्चा 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये सब चीज़ें पता हो. ठीक है, तो पहला ये कि जो ड्यूरेशन था, मतलब जितना टाइम का ये एग्ज़ाम था, वो था आपका 3 घंटे 20 मिनट का. ओके, 3 घंटे का भी नहीं है, 3.5 घंटे का भी नहीं है, 3 hours 20 minutes का ये एग्ज़ाम है. आपकी जो बुकलेट होगी उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? मल्टीपल चॉइस 200 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, 200 क्वेश्चन होने वाले हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे सारे. 4 ऑप्शन दिए होंगे, सिंगल करेक्ट आंसर होगा उसका. राइट, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 सेक्शन होंगे. राइट, कितने? 2 सेक्शन होंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए. सो 2 सेक्शन में से भी सेक्शन ए में अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो उसमें होंगे बेटा 15 क्वेश्चंस. ठीक है, सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन सारे आपको अटैम्प्ट करने होंगे. ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू अटैम्प्ट. और जो सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे. आप एक बार सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जितने भी हैं 15 के 15 क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि किस आंसर में आप श्योरिटी है आपको, मतलब कौन से क्वेश्चन में आपको पता है यही कन्फर्म आंसर होगा. तो इसीलिए आपको सारे 15 क्वेश्चन पढ़ने तो पड़ेंगे. ठीक है, और आप ये भी नहीं कर सकते कि आप कोई भी क्वेश्चन टिक लगा दो. मतलब आपके जो इवेल्युएट होंगे ना, वो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ही होंगे. राइट, ऐसा नहीं है कि जो जो आपने सही करे वही इवेल्युएट होंगे. स्टार्टिंग के 10 ही आपके कंसिडर किए जाएंगे. ओके, सो इसीलिए इन क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा. ठीक है बेटा. नाउ ईच क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं. जो भी आपका सही आंसर होगा उसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. और यू नो देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो. अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ, उसका 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि 1 मार्क आपका माइनस हो जाएगा. ठीक है, मैक्सिमम मार्क आपके हैं 720 ओवर हियर. पेपर को जब आप बुकलेट को फिल कर रहे होंगे तो यू हैव टू यूज़ ब्लू एंड ब्लैक पेन ओनली. ठीक है, OMR शीट को, सर्कल्स को फिल करने के लिए ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन का यूज़ करेंगे, जेल पेन का आप यूज़ नहीं करेंगे. बाकी सब जनरल चीज़ें हैं, क्या क्या लेके जाना था, क्या नहीं लेके जाना था, तो वो सब आपको पता है. जो इम्पोर्टेंट थे वो हमारे यही पॉइंट थे. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3. ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम ना क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल. हम ये भी देखेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है और कौन सा गलत है. मतलब सारे ऑप्शंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे. वाई द रेस्ट अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, दैट ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, तो पहले मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को आपको दिखा देती हूँ. NCERT की आपकी एक इमेज है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना. इस पिक्चर में आपको अच्छी सी इमेज दिख रही है. तो क्या होता है, इस वेल्स में आपका DNA को हम डाल देते हैं, DNA के फ्रेगमेंट्स को. ये वेल्स होते हैं और ये हमारा पूरा क्या है, ये जेल होता है. राइट, इसमें एक कास्टिंग ट्रे का हम यूज़ करते हैं, जिसको हम एक एंड उसका नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एक एंड उसका हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं. ठीक है, DNA के फ्रेगमेंट्स को हमेशा हम नेगेटिव टर्मिनल साइड ही ऐड करेंगे. DNA यू नो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जब इस में करंट पास होगा तो DNA पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ही भागेगा.
ठीक है। अब जितने छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे उतने ही हमें आगे मिलेंगे। स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव टर्मिनल की साइड मिलेंगे और जो लार्जेस्ट होंगे वो हमें नेगेटिव टर्मिनल के पास मिलेंगे, क्योंकि जो जेल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसमें से स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट जल्दी से निकल के आगे पहुँच जाता है, बड़े वाले फ्रेगमेंट को निकलने में दिक्कत होती है, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं, राइट। अब इन डीएनए बैंड्स को हमें अगर देखना है, ठीक है, अगर हमें देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल विजुलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड कॉल्ड इथिडियम ब्रोमाइड। सीधी सीधे एनसीईआरटी की लाइन है। इथिडियम ब्रोमाइड से हम इसको कलर करेंगे, डाई करेंगे, स्टेन करेंगे, फिर हम इसको यूवी रेज में देखेंगे। ओके, किस में देखेंगे? यूवी रेडिएशंस में, राइट। तो हमें यहाँ पे जो बैंड्स का कलर नज़र आएगा वो हमें आएगा ब्राइट ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो ब्राइट ऑरेंज कलर के हमें ये बैंड्स नज़र आने वाले हैं। और अब हम इनके ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए। तो पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर के डीएनए बैंड्स जेल में कह रहा है, ब्लू कलर के डीएनए बैंड्स दिखेंगे, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ट्रू, है ना। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड, ऑरेंज कलर आ गया यहाँ पे, बिल्कुल दिखेंगे, कैन बी ऑब्जर्व इन जेल, बिल्कुल सही है ये। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। इस प्रोसेस को हम इल्यूशन ही बोलते हैं, मतलब कि डीएनए के स्ट्रैंड्स को अगर हम इस जेल में से बाहर निकाल रहे हैं, ये जो हमारे स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम इल्यूशन बोलेंगे, बाहर निकालने को, राइट। फिर हमने यहाँ पे देखा इथिडियम ब्रोमाइड का हमने यूज़ किया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। यू कैन सी हियर रेस्ट अदर ऑप्शंस आर राइट। सो नॉट ट्रू पूछा गया था क्वेश्चन में, नॉट ट्रू, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 1, ऑप्शन 1 इज राइट ओवर हियर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 102। इसमें क्या कह रहा है कि मैंडल ने पाइसम सताइवम पे काम किया था, PISUM, पाइसम सताइवम, पी प्लांट है, बिल्कुल, है ना, पी प्लांट पे इन्होंने काम किया था। एंड कि पाइसम सताइवन पे जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने 7 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था। 7 कैरेक्टर्स यानी कि 14 ट्रेट्स हम कह सकते हैं, है ना। ओके, तो सीड का कलर देखा गया, उसमें प्लांट की हाइट देखी गई, प्लांट की हाइट में आपने देखा कुछ टॉल प्लांट्स हैं, कुछ ड्वार्फ प्लांट्स हैं। तो इस तरीके से 7 पेयर्स उन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कंसीडर किए थे। और 7 कैरेक्टर्स जो उन्होंने एग्जामाइन किए थे मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो क्या क्या थे? सीड की शेप, सीड का कलर, पॉड की शेप, है ना, पॉड का कलर, देन फ्लावर कलर, सीड की शेप, सीड का कलर, पॉड की शेप, पॉड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, ओके, स्टेम की हाइट, ये सारी चीज़ें उन्होंने कंसीडर करी थी। यही 7 कैरेक्टर उन्होंने कंसीडर किए थे बेटा, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हो रहे हैं। स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो ट्रू, सही बात है, एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो ट्रू। तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, राइट। इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 सही होता है यहाँ पे, है ना बेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये थे हमारे सारे ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, 7 कैरेक्टर्स है, और ये हमारे पूरे ट्रेट्स हो गए, ये सारे हमारे ट्रेट्स हो गए, ठीक है बेटा। तो ये आपको पता हो गया इसका आंसर। Moving ahead to the next question 103, which one of the following is incorrectly matched? कौन सा गलत है? देखो इस आंसर का हमें पता लगाने के लिए हमें तीनों हमारी जो एल्गी हैं, रेड, ब्राउन एंड ग्रीन, उनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी यानी कि हमारी ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी इट मीन्स हमारी रेड एल्गी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्लोरोफाई के जो एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आपको याद कराया था, छुटकी वो उल्लू सर पर चढ़ गया, यही कहा था मैंने, छुटकी वो उल्लू सर पर चढ़ गया।
ठीक है, इस तरीके से हमने इसके एग्जाम्पल याद किए थे। आपने मेरी वीडियो लेक्चर्स अगर देखे होंगे तो ये सारे जो हैं ग्रीन एल्गी हैं, है ना। क्लाइमेटोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पैरोगैरा, कारा। ऐसे ही फियोपाइसी ब्राउन एल्गी को हमने फ्लैट से याद किया था, FLETS, फ्लैट्स, भाग जाना, है ना, फ्लैट्स। F से फ्यूकस, L से लेमिनेरिया, E से एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा D से, और S से आपका सारगासम। ओके, ये थे आपके ब्राउन एल्गी। रेड एल्गी PPGG, पॉलीसाइफोनिया, पॉरीफेरा एंड ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ठीक है, तो अब हम इसकी एक टेबल देख लेते हैं। ये वाली जो टेबल यहाँ पे दी गई है, क्लोरोफाइसी का स्टोर्ड फूड क्या है, स्टार्च है। फियोफाइसी का क्या है, मैनिटोल एंड लेमिनेरियन, ओके। और रेड एल्गी का हमारा हो गया फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या गलत दिया हुआ है, यूलोथ्रिक्स अभी हमने देखा, यूलोथ्रिक्स क्या था, इज अ ग्रीन एल्गी, है ना, ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो स्टार्च होना चाहिए, ना कि मैनिटोल अभी हमने देखा ब्राउन एल्गी के केस में रिजर्व फूड मटेरियल था। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत हो जाता है, इनकरेक्टली मैच पूछा है इसीलिए। ठीक है, तो पोरफायरा का फ्लोरिडियन स्टार्च है, पोरफायरा रेड एल्गी है आपकी, वॉल्वॉक्स स्टार्च है, बिल्कुल ग्रीन एल्गी है ये हमारी, और एक्टोकार्पस हमारी है ब्राउन एल्गी। बाकी सब ठीक दिए हुए हैं, बस यूलोथ्रिक्स का गलत दिया हुआ है ना। सो आगे बढ़ते हैं। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने, जस्ट गिव मी अ मिनट। या सॉरी, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा था। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो, जब हम मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, तो हमने देखा कि मेल हेटेरोगैमेटी में मेल जो है 2 तरीके के गैमेट्स बनाता है, मेल हेटेरोगैमेटी, और फीमेल हेटेरोगैमेटी में फीमेल 2 तरीके के गैमेट्स बनाती है ना, यही देखा था। तो मेल हेटेरोगैमेटी में एक मैकेनिज्म था हमारा XX XY टाइप का, दूसरा मैकेनिज्म था हमारा XX XO टाइप का। ये वाला मैकेनिज्म सिंपल सी बात है ह्यूमंस में आप देखते हैं, और इम्पॉर्टेंट टू नोट ड्रोसोफिला में हम देखते हैं, फ्रूट फ्लाई। XX XO टाइप का जो सेक्स मैकेनिज्म है ये हम इंसेक्ट्स में देखते हैं, ड्रोसोफिला को छोड़ दो, इंसेक्ट्स में आप XX XO टाइप का देखेंगे जनरली। फीमेल हेटेरोगैमेटी में हमने देखा था ZZ ZW टाइप, ZZ ZO टाइप। ठीक है, ये बर्ड्स में मिलता है जिसमें फीमेल 2 तरीके के गैमेट्स बनाएगी, और ZZ ZO टाइप का आपका मोथ्स और बटरफ्लाई में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सो टाइप का पूछा गया है, सिंपल सी बात है, एक्सो टाइप का पूछा है तो ऑब्वियसली ड्रोसोफिला तो अभी बताया मैंने XX XY टाइप है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ग्रास हॉपर्स, इंसेक्ट है। ठीक है, मेल हेटेरोगैमेटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि ग्रास हॉपर्स में आधे गैमेट्स बनेंगे एक्स टाइप के, और आधे में ये सेक्स क्रोमोसोम होगा ही नहीं, XO टाइप की मैकेनिज्म है ना। सो आई होप you are enjoying and you are now able to know why your answers are wrong and why it is correct, है ना। I hope सारे आपके आंसर्स सही हों। Let's move ahead to the next question here. The appearance of recombination nodules on homologous chromosomes during meiosis. Meiosis में recombination जो nodules बनती हैं, जब आपको पता है कि जो homologous हमारे chromosomes होते हैं वो पास आ जाते हैं, ओके इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है जिसको हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स की बात हो रही है, राइट। तो पैकाइटिन स्टेज में हम प्रोफेज 1 की अगर बात करें, प्रोफेज 1 की आपको याद होगा लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन,
डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, तो ये स्टेजेस होती है प्रोफेज 1 की मियोसिस 1 में, राइट। तो जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन रही है वो जगह होती है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यानी कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे भी कर रहे होंगे ना, वहाँ पे नोड्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ठीक है, तो दीज आर द नोड्यूल्स विच आर फॉर्म्ड एट द साइट वेयर द क्रॉसिंग ओवर अकर्स, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। टर्मिनलाइजेशन क्या होता है, अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये दूर जाते हैं, तो ये जो लिंकेज होता है ना होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो जुड़े हुए होते हैं, वो सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बिल्कुल टर्मिनल एंड पे आ जाता है, बस ये वहीं से जुड़े रह जाते हैं। ये आप डायकाइनेसिस में देखेंगे। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है, जाइगोटीन जब क्रोमोसोम्स बिल्कुल पास पास आ जाते हैं तब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है उन दोनों के बीच में। ठीक है, और इनको हम बाईवेलेंट बोलते हैं, बाईवेलेंट या टेट्राड। दो क्रोमोसोम है और टेट्राड यानी कि 4 क्रोमेटिड्स हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बाईवेलेंट और टेट्राड। Which of the following is not a method of ex situ conservation? ex situ और in situ है ना। in situ में हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसको जहाँ वो है वहीं पे प्रिजर्व करेंगे, ex situ में हम उसको बाहर ले जाके प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, इज नॉट अ मेथड पूछा है। ex situ के कौन कौन से मेथड है, ex situ आपका हो गया माइक्रोप्रोपगेशन, माइक्रोप्रोपगेशन ex situ है, क्रायो प्रिजर्वेशन भी ex situ है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी ex situ ही हो गया, बाहर फर्टिलाइजेशन आप करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो नेशनल पार्क हो जाएगा। माइक्रोप्रोपगेशन में आपको पता है टिश्यू कल्चर टेक्निक लेबोरेटरी में आप कराते हैं, है ना। क्रायो प्रिजर्वेशन में बहुत ही कम टेम्परेचर आएंगे, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम स्टोर कर सकते हैं अपने पॉलन्स या सीड्स वगैरह को। तो ये सब क्या है, ex situ कंजर्वेशन है। नॉट पूछा गया है, क्वेश्चन में नॉट पूछा है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर जो हो गया नेशनल पार्क हो गया, वो इन सिटू कंजर्वेशन होता है। Am I clear with this? ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन। ओके, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पॉलिनेशन की बात हो रही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए करेक्ट ढूंढ लेते हैं पहले। फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स। देखो फ्लाइज और बीटल्स क्या है, गंदी स्मेल की तरफ ही अट्रैक्ट होती है, तो ये वाली बात हमारी सही होगी। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब पानी के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है ऑब्वियसली वो रेयर ही होगा, है ना। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग्स एबायोटिक। अब एबायोटिक में या तो विंड से होता है या वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है ना। तो जो विंड पॉलिनेशन है वो ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू वाटर, राइट। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सेकेंड ऑप्शन, मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमॉन्ग इंसेक्ट्स। नो, कौन है डोमिनेटिंग, हमारी बीज हैं। सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट्स में हनी बीज करते हैं, तो इसीलिए हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर 2। Am I clear with this? Moving ahead, let's see in the next one. The primary CO2 acceptor in C4 plants. Simple सी बात है, C4 plants में primary CO2 acceptor कौन होता है? You know that? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज द primary carbon dioxide acceptor over here. We are talking about the C4 plants. कहाँ मिलता है वो, मीजोफिल सेल्स में मिलता है। मीजोफिल सेल्स, ठीक है, ये आपके मीजोफिल सेल्स हैं, ये आपके बंडल शीट सेल्स हैं। ठीक है जी, तो रूबिस्को जो एंजाइम होती है वो यहाँ पे नहीं होती है, बंडल शीट सेल में होती है, आपकी मीजोफिल सेल्स में नहीं होती है। सो मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रूबिस्को एंजाइम, राइट, उनमें नहीं होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं हमारे बिल्कुल सही हैं। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट ही है,
मीज़ोफिल सेल में आपको ये मिलेगा। और मीज़ोफिल सेल जो होते हैं उनमें ये रुबिस्को नाम की एंजाइम नहीं होती है, ये भी बात सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे ट्रू हो गए हमारा, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए मूविंग अहेड। In all trees, the greater part of secondary xylem is dark brown and resistant to insects attacks due to what? जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ही बूढ़ा हो जाता है, तब आप उसका बार्क जो है आप सेक्शन काट के देखेंगे उसके स्टेम का, तो यू कैन सी जो सेकेंडरी जाइलम होता है, जो बीच में आपको डार्क डार्क सा जाइलम दिखाई देगा, ओके, जो कि रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट होता है। दिस इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। यहाँ पे इंसेक्ट नहीं लग सकते। व्हाट कुड बी द रीजन? पहला रीजन यही है, सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स। तो यहाँ पे जो आप वेसल्स देखेंगे ना, उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशन हो जाता है, तो वो ब्लॉक हो जाती है। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम। बिल्कुल, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टैनिन्स हुआ, रेजिन हुआ, ये सब इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए जाइलम यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है वो पेरीफेरल वाला जाइलम करेगा। जो बीच में आप जाइलम देख रहे हो जो डार्क कलर का, वो नहीं करेगा, बिकॉज वो क्या होती है, उसके जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर लेयर की बात कर रहा है, तो कुछ यहाँ पे तो बिल्कुल ही गलत हो गया। पेरीफेरल लेयर की बात कर रहा है, ये भी हमारा गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स नहीं होते हैं यहाँ पे। फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स एंड एसेंशियल ऑयल्स, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, राइट। तो हमारा जो ऑप्शन है बेटा ए और बी सही है। सो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्लियर, डन। Let's see the next one. Which one of the following produces nitrogen fixing nodules on the roots of Alnus? Alnus की बात करें तो बेटा सिंपल यहाँ पे ये डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है, फ्रैंकिया नाम का बैक्टीरिया जो कि एलनस नाम के प्लांट की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। ओके, सो सीधे आपका आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। Given below are two statements. Decomposition is a process in which detritus is degraded into simpler substances by microbes. Decomposition के process में आपने देखा होगा कि जो detritus होता है वो डिग्रेड हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, है ना। कौन डिग्रेड कर रहा है यहाँ पे? माइक्रोब्स कर रहे हैं। तो यही डिकम्पोजिशन है। अगर आपकी कोई टहनी गिर गई है, कोई पत्ती गिर गई है, तो ये सब डिकम्पोजिशन कौन करेगा? माइक्रोब्स ही करेंगे, सिंपल सी बात है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि डिकम्पोजिशन बहुत तेज़ी से होगा अगर ये जो डिट्राइटस है हमारा वो लिग्निन और काइटिन में रिच हो। तो ये वाली बात गलत हो जाती है। अगर लिग्निन और काइटिन में डिट्राइटस रिच होगा तो उसे डिकम्पोजिशन होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, है ना। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा बेटा यहाँ पे वो होगा स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, क्या होगा? स्टेटमेंट नंबर 1। नेक्स्ट, हैबिटेट लॉस। देखो, ईविल क्वार्टेट आपने पढ़ा है। ईविल क्वार्टेट आपकी हैबिटेट लॉस हुई, फ्रैगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ठीक है, और आपका को एक्सटिंक्शन, मतलब एक को एक्सटिंक्ट कर रहे हो दूसरी भी एक्सटिंक्ट हो रही है क्योंकि वो डिपेंडेंट है ना, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। तो ये है हमारी ईविल क्वार्टेट। अगर ये सब चीज़ें जो हमारी हैं ये हमारा किस चीज़ का कारण है? हमारी बायोडाइवर्सिटी के लॉस का कारण है। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है बेटा वो लॉस हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। दीज आर व्हाट वी कॉल ईविल क्वार्टेट। ओके, इनको हम ईविल क्वार्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी डेथ रेट होता है, नेटेलिटी बर्थ होती है,
ओके, मोर्टेलिटी डेथ, नेटेलिटी बर्थ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन का बहुत तेज़ी से बढ़ना। कंपटीशन आप जानते हो, दोनों ही स्पीशीज़ को नुकसान होगा। जब कंपटीशन होगा तो दोनों ही कम्पीट करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारी सही नहीं बैठ रही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। हाइड्रोकोलॉइड केराजिन की बात कर रहे हैं तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन ही है। रेड एल्गी से मिलता है। रेड एल्गी को हम क्या कहते हैं? रोडोफाइसी, राइट। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, रोडोफाइसी। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था पता लगाने के लिए कि जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सपोज ट्री है, इसको हम इसकी जो फ्लोएम लेयर तक, फ्लोएम लेयर भी ले लेते हैं, मतलब बार्क पूरी हटा दी जाती है यहाँ से टिल फ्लोएम। फिर देखा जाता है कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ से क्या देखा गया, सपोज इस तरीके से कुछ हमें मिल गया, ओके। तो यहाँ पे ये देखा गया कि ये जो पोर्शन था ना वो स्वेलन हो जाता है, ओके। इसीलिए इससे पता लगाया गया क्योंकि फूड अब नीचे नहीं जा पा रहा है, तो दिस पोर्शन बिकम swollen. So this explains that to identify the plant tissue through which food is transported. क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसलिए गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पता लगाने के लिए किया गया है कि फ्लोएम सच में ही फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं या नहीं। तो ये बात सही है। चलिए आगे देखें। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, ओके। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स पूछे हैं आपसे। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक जो फ्लावर्स होते हैं बेटा, उनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। जाइगोमॉर्फिक की बाइलेटरल होती है। पी गुलमोहर, बीन केसिया, ओके। एक्टिनोमॉर्फिक में आ गए आपके दतूरा, ओके। एंड और कौन कौन से आ गए आपके? मस्टर्ड एंड योर चिली, ठीक है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल याद किए थे, हमने याद किया था मूड़ा पे चिड़िया बैठी है। मूड़ा पे मूड़ा पे कौन बैठा है? चिड़िया बैठी है। इस तरीके से हमने एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल याद किए थे। गो थ्रू माई लेक्चर्स, जस्ट सी कि सारे जो क्वेश्चंस हम यहाँ देख रहे हैं मोस्टली मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ऑब्वियसली कुछ चैप्टर मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो हो सकता है उसके क्वेश्चंस आपको मेरे किसी वीडियो में ना मिले। तो आई विल ट्राई टू अपलोड दोज चैप्टर ऑल्सो वेरी फास्ट, वेरी सून फॉर यू ऑल। सारे जितने भी क्वेश्चंस हमारे क्लास 12 के जो मैंने अपलोड किए हैं सब उसी में से ही आए हैं। गो थ्रू माई लेक्चर्स प्लीज़, ओके। जाइगोमॉर्फिक में हमने पिगुल बीका से याद किया था। पिगुल बीका, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे केशिया आपको दिया गया है और आपको गुलमोहर दिया गया है, ठीक है। मस्टर्ड, दतूरा, चिली, अभी मैंने बताया आपको मस्टर्ड, दतूरा, चिली एक्टिनोमॉर्फिक हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है 4 करेक्ट, दैट इज बी एंड सी ओनली, ठीक है। डन। Moving ahead, let's see the next one. Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? It involves what? देखो, जो केमियोस्मोसिस में होता क्या है, ये हमारी थैलाकोइड की मेम्ब्रेन हो रहा है, ओके। थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आसपास क्या है? स्ट्रोमा है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इकट्ठे होते जाते हैं, ओके, जो कि एटीपी बनाने के काम आएंगे बाद में, ओके। सो यहाँ पे एक तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर टूटता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे होते जाते हैं इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना। तो वाटर के ब्रेकडाउन से आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन आयन्स इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ से आप देख सकते हो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन कैरियर है वो हाइड्रोजन को स्ट्रोमा से खींच के हमारे थैलाकोइड के ल्यूमेन में भेज रहा है, ठीक है। फिर NADP आप देख सकते हो NADPH में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप स्ट्रोमा में
क्या देख रहे हैं आप, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, NADP किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADPH में। ओके, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है NADP का। तो यहाँ पे स्ट्रोमा में तो हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं, यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ, रीड द क्वेश्चन अगेन। क्या कह रहा था क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है। रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP, regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis, it involves, not true पूछा है, तो obviously breakdown of electron gradient। okay, breakdown of proton gradient से रिलीज होगी, movement of proton across the membrane to stroma, reduction of NADP to NADPH2 on the stroma side of the membrane, right। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है that is breakdown of electron gradient is wrong, option number 4। okay, now the device which can remove particulate matter present in the exhaust from thermal power plant is, थर्मल पावर प्लांट से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है उसमें पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, उनको पर्टिकुलेट मैटर को कैसे हम कम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेट्स लगाई गई हैं इनको हम अर्थिंग कर देते हैं, और ये जो आप नेगेटिवली चार्ज वायर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज का करंट जा रहा होता है। तो जब डर्टी एयर इनसे पास होती है बेटा, जब डर्टी एयर इनसे पास होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो डर्ट से चिपक जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इस प्लेट से जैसे वो पास ऑन होते हैं ना, तो इस प्लेट्स पे वो इलेक्ट्रॉन्स चिपक जाएंगे, तो जो बाहर निकल के आएगी हवा वो हमारी साफ़ हवा होगी, ठीक है। ये आपका स्क्रबर होता है, दिस इज़ यूज टू रिमूव द सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। सो हियर द आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। कैटालिटिक कन्वर्टर भी नहीं है, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्ट जो हमारे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको पूरी तरह से बर्न कर देता है, ये भी नहीं है। STP भी नहीं होगा आपका, इंसिनरेटर भी नहीं होगा। इंसिनरेटर में आप जो पैथोजेनिक वेस्ट होता है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर जला देते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हॉस्पिटल का वेस्ट हुआ। ओके, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर वन इज लेबल्ड एज रीजन। तो यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहला क्या कह रहा है, PCR टेक्निक, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन DNA एम्प्लीफिकेशन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकेंड्स में DNA की बहुत सारी बिलियंस ऑफ कॉपीज हम बना सकते हैं, है ना। PCR टेक्निक आपने पढ़ा होगा। सेम जीन का भी हम ऐसा कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। दिस इज ट्रू। ओके, द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो पहली बात तो PCR टेक्निक की बात अलग हो गई, अब यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की बात हो रही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट अलग बात हो गई ना। तो ये जो रीज़न दिया है दैट इज़ नॉट द रीज़न ऑफ द असर्शन, राइट, दिस इज़ नॉट द रीज़न ऑफ असर्शन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो जीन होती है डेफिनेटली हमारे सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करती है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता लगाने के लिए कि वेदर दैट बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्म्ड और नॉट, वो पता लगाने के लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमारे लिए हेल्पफुल है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, लेकिन रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट। ओके, तो इसीलिए हम 3 वाले ऑप्शन को सही कहेंगे, क्योंकि दोनों ही सही स्टेटमेंट है, लेकिन रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आप PCR टेक्निक का डायग्राम आपकी NCERT में दिया हुआ है, यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्राम। ओके, एंड दिस इज योर इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBr322, जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी कौन सा शो नहीं करता है? ओके, बटरकप, कॉटन, कोरिएंडर, ये तीनों ही प्लास्टिसिटी को शो करते हैं, केवल मेज़ नहीं करता है, मेज़ नहीं करता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपके NCERT में दिए गए हैं। ओके, बटरकप, कॉटन, कोरिएंडर तीनों ही दिए गए हैं, इसीलिए हमारा आंसर हो गया मेज़। मेज़ नहीं करता प्लास्टिसिटी, यू नो कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अगर डिफरेंट है तो वो डिफरेंट टाइप की लीव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप कोरिएंडर में देखिएगा, बटरकप में देखिएगा। The process of translation of mRNA to proteins begins as soon as,
यू नो डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है, और एमआरएनए से आपका प्रोटीन्स का बनना, दिस इज ट्रांसलेशन। ठीक है, सो क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन सून एज, एमआरएनए से प्रोटीन्स का जो बनना हो रहा है, प्रोसीजर जो स्टार्ट होता है, इनिशिएशन की हम बात करते हैं, इनिशिएशन देन इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन जब हमारी छोटे राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट, छोटे राइबोसोम की नहीं, राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट अटैच हो जाती है एमआरएनए से, है ना, एमआरएनए से वो अटैच हो जाती है, तब ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएशन हो जाता है। सो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स द एमआरएनए। ठीक है, डन। Read the following statement and choose the correct statement. यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, बिल्कुल सही बात है, यूक्रोमेटिन हमारा लूजली पैक्ड होता है, हेट्रोक्रोमेटिन हमारा कॉम्पैक्ट होता है, बहुत टाइटली पैक्ड होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड है तो ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन अ न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन ऑक्टामर, यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर हियर। तो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर हमारा डीएनए लपेटा हुआ होता है, यू कैन सी दिस डीएनए। ओके, हिस्टोन ऑक्टामर है जिसके ऊपर हमारा डीएनए लिपटा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है जी। अब हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए वो उस पर लिपट जाता है इजीली। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेस पेयर, ये वाली बात रॉन्ग हो गई, सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 200 बेस पेयर्स होते हैं। ओके, 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स, तो ये वाली बात हमारी गलत हो गई, ये हमारा सही था, ये हमारा सही था, यानी कि ए सी और हमारा डी, ए सी डी हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, सही है, एंजॉय कर रहे हो आप क्लास को, प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू आर एंजॉइंग सीरियसली। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, रूट्स में जाइलम एंड फ्लोएम, रूट्स की बात कर रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम इन वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर। लेट्स सी द पिक्चर हियर। सब चीज़ हम प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे, कोई भी हम ऐसे ही डिस्कस नहीं करेंगे। तो डाइकोट रूट में आप देख सकते हो, देखो जाइलम है, ये रहा जाइलम। ओके, फिर हमारा फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरीके से अलग अलग रेडियस पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे। सो यू कैन सी इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन वैस्कुलर बंडल अरेंज इन ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज है अलॉन्ग द डिफरेंट रेडियाई, बिल्कुल सही है। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स डू नॉट पोजेस कैम्बियम। अगर हम कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल की बात करें, क्लोज्ड है ना, तो यहाँ पे कैम्बियम रिंग नहीं होगी। ओके, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमारी कैम्बियम रिंग नहीं होगी। इन ओपन वैस्कुलर बंडल कैम्बियम रिंग होगी, ओपन है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी यहाँ पे, ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है। द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट स्टेम पोजेस एंड डार्क प्रोटोजाइलम, देखो ये वाला क्वेश्चन में आपको बोनस मिलेगा, देखेंगे कैसे, है ना। द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट स्टेम पोजेस एंड डार्क प्रोटोजाइलम, ये भी देख लेते हैं। डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं, ये देखिए डाइकोट स्टेम, ये हमारी डाइकोट स्टेम है, देखो प्रोटोजाइलम यहाँ पे है अंदर की तरफ, और इसको हम कहते हैं एंडार्क प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है। ओके, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, पेरीफेरी की तरफ। एंडार्क प्रोटोजाइलम है, बिल्कुल सही है, ये भी लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी की है आपकी, बिल्कुल सही बात है ये। इन मोनोकोटिलेडनस रूट्स यूजली देयर आर मोर देन 6 जाइलम, देखिए मोनोकॉट की रूट की बात कर रहे हैं, देख सकते हैं आप इस पिक्चर में मोनोकॉट रूट को, कितने जाइलम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, दिख रहे हैं आपको। सो मोर देन 6 जाइलम, सही बात हो गई ना, ये भी सही बात हो गई ना। तो हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गए हमारे, इसीलिए आप जो भी टिक लगाएंगे आपको सही +4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है बेटा,
क्लियर। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो एक्सोस्केलेटन उनका बड़ा होता है काइटिन से, राइट। काइटिन आंसर हो गया, सिंपल। What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ी है, देखिए ये ग्लाइकोलिसिस होती है ना। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ATP यूज हो गई, यहाँ पे ATP यूज हो गई, ठीक है। यहाँ पे ATP बन रही है, यहाँ पे ATP बन रही है। ओके तो यहाँ पे दो ATP बनेंगी बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्टेबल। तो ये भी अलग पायरुविक एसिड बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो यहाँ पे दो ATP बनेंगे, तो 4 ATP बन गए, 2 ATP यहाँ पे यूज हो गए। नेट गेन कितना हुआ, 4 - 2 2 का होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 2। नेट गेन पूछा है तो आंसर हो गया आपका 2। Which one of the following is not observed during apoplastic pathway? एपोप्लास्टिक पाथवे के टाइम पे हमें क्या चीज़ नहीं दिखती है, क्या चीज़ नहीं दिखती है। तो ये देखिए एपोप्लास्टिक पाथवे, यहाँ से ये सेल के बीच से होता हुआ पानी आपका अंदर चला जा रहा है, कोई बैरियर नहीं आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो एपोप्लास्ट इज कंटिन्यूस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर, बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूस है। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल ऑफ द सेल्स, सेल्स के बीच में स्पेस जो है उससे होता हुआ हमारा पानी अंदर जा रहा है। मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो यहाँ पे पानी का मूवमेंट है क्या वो साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की वजह से हो रहा है? दैट इज नॉट ट्रू, नो नो नो। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व पूछा है, तो ऑब्वियसली ये हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से ये मूवमेंट नहीं होता है, राइट। हेलो एवरीवन, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। मूविंग अहेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्सिलरी एस्टाइवेशन, ठीक है। वैक्सिलरी एस्टाइवेशन में आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड होते हैं, ये विंग्स होते हैं, ये कील होती है ना। तो दिस यू विल सी इन योर पी प्लांट। पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सताइवम। दिस इज योर वैक्सिलरी एस्टाइवेशन, राइट। और सिंपल सी बात है, दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई है डाइएडल्फस स्टेमन्स, 2 बंडल्स में आपको स्टेमन्स यहाँ देखने को मिलेंगी, ये भी आप पाइसम में ही देखेंगे। पी का अगर आप फ्लावर देखेंगे तो 2 बंडल्स दिखेंगे, ओके। तो डाइएडल्फस कंडीशन है यहाँ पे, वैक्सिलरी एस्टाइवेशन है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पाइसम सताइवम, ठीक है बेटा, क्लियर। 127 पे आ जाइए। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करता है, ओके। वी हैव वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वी हैव सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, ओके। सो जेनेटिक मैपिंग में भी ये हेल्प करेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जेनेटिक मैपिंग में भी हेल्प कर रहा है, ये भी हेल्प कर रहा है, लेकिन दोनों साथ साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ट्रांसलेशन तो आप जानते हो, प्रोटीन्स का बनना फ्रॉम mRNA, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर। मूविंग अहेड, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसका आंसर सीधा सीधा लेस देन 7% होगा। लेस देन 7% एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। लीफलेट्स दिया गया है, नहीं, नो, लीफलेट्स आर नॉट मॉडिफाइड, ओके। एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लैंडर एंड स्पायरली कॉल्ड टेंड्रल्स इन ककम्बर एंड पंपकिन, ये वाली बात सही है हमारी। स्टेम इज फ्लैटन एंड फ्लैशी इन अपंचिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। अपंचिया में आपने देखा होगा फ्लैटेंड स्टैमन होती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है, जो लीफ का काम है। राइजोफोरा शो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ऊपर की तरफ रूट्स ग्रो करती हैं राइजोफोरा की, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में आपने स्टोलन देखा होगा, विच हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी सही है। ग्रासेस में रनर होता है विच हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्ट्रॉबेरी में स्टोलन है, राइट। और आपका वाटर यासेंथ में ऑफसेट है ना। और आपका बनाना हुआ, क्राइजेंथेमम हुआ और पाइनएप्पल हुआ, उसमें आपके सकर्स हैं, तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत है, लीफलेट मॉडिफाइड नहीं होते हैं, थॉर्न्स और
थॉर्न्स, सिट्रस एंड बोगनविलिया। बी सी डी ई करेक्ट हो गया हमारा, बी सी डी ई हमारा ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। Which one of the following statement cannot be connected to predation? प्रीडेशन आप जानते हो, जैसे घास कौन खाता है, डियर खाता है, डियर को कौन खाता है, टाइगर खाता है, तो ये हमारी एक फूड चेन हो गई, ठीक है। अब देखिए प्रीडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यू नो, जो प्रीडेटर होते हैं ना वो बैलेंस रखते हैं किसका, बायोडाइवर्सिटी में, हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बैलेंस रखते हैं, है ना। तो प्रीडेटर्स जो होते हैं, यू नो, दे आर प्रूडेंट, वी कैन से दे आर केयरफुल। अब भाई उसका पेट भरा हुआ है तो वो ऐसा तो नहीं ना कि उसको सामने से डियर निकला तब भी ज़बरदस्ती से पकड़ के मारेगा, नहीं भाई, उसका पेट भरा हुआ है तब तो नहीं मारते वो, ओके। सो बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड, इट इज़ नेसेसिटेटेड बाई नेचर ऑफ मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखेंगे ये। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, हमारी बनी रहेगी, स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, और इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, ओके। अगर आप प्रीडेटर को हटा दो कहीं पर्टिकुलर एरिया से तो जो स्पीशीज वहाँ रह रही थी ना वो भी उस कंपटीशन की वजह से ख़त्म हो जाएगी, इसकी वजह से एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज भी हो सकता है ना। तो बोथ इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड, तो ये वाला स्टेटमेंट हम प्रीडेशन से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक स्पीशीज को यहाँ फ़ायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है ना। टाइगर उसको डियर को खा रहा है तो उससे फ़ायदा कैसे हो रहा है, टाइगर को, डियर को नुकसान हो रहा है। डियर घास खा रहा है, डियर को फ़ायदा हो रहा है, घास को नुकसान हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, क्लिस्टोगैमस, क्लिस्ट मुट्ठी बना लो, क्लिस्ट बंद रहते हैं, ये खुलते नहीं है। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमलेना, तीनों एग्जाम्पल, पूरा चैप्टर आप देख सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, उसमें ये पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। भाई ऑटोगैमी ही होगी, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, बंद ही रहते हैं, फूल खुलते ही नहीं है तो बंद ही रहेंगे, तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है यहाँ पे, राइट। क्लिस्टोगैमी इज ए डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, सही बात है भाई, ऑटोगैमी हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रही, जीनोगैमी नहीं हो रही है, तो भाई कोई वेरिएशन के चांसेस नहीं है, तो डिसएडवांटेज ही तो हो गया ये। तो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट भी सही है और ये पॉइंट भी सही है, राइट। तो हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट ओवर हियर, ऑप्शन 3 हो जाता है सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पिक्चर है एनसीईआरटी की, चेस्मोगैमस फ्लावर, फ्लावर, क्लिस्टोगैमस बंद रहते हैं, चेस्मोगैमस खुल जाते हैं, एक्सपोज स्टैमन्स, एक्सपोज्ड पिस्टल होता है चेस्मोगैमस में। प्रोडक्शन ऑफ ककम्बर हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रीसेंट ईयर, ये देखिएगा आपका जो हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स, इथाइलिन वाला, सिंपल ये स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है उसमें, ओके। प्रोडक्शन ऑफ ककम्बर हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर्स, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स, फाइटो मतलब प्लांट हार्मोन, हैव रिजल्टेड इन दिस इंक्रीज यील्ड एज द हार्मोन्स इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर। देखो ये भी लाइन आपको दे दिया है, थोड़ा सा हिंट भी दिया हुआ है, फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका इथाइलिन हार्मोन है, नो डाउट इथाइलिन हार्मोन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सिंपल सी लाइन है एनसीईआरटी की, हमें एनसीईआरटी की एक लाइन डिटेल में पढ़नी है, और आप मेरे लेक्चर्स भी देखोगे बेटा, ऑल आर एनसीईआरटी बेस्ड, सारी एक एक लाइन हमने एनसीईआरटी की डिस्कस की हुई है, यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस। मैच दी फॉलोइंग, लेट्स मैच इट। बोरॉन हमने डिस्कस किया था, बोरॉन हमारा पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, बोरॉन बी से कुछ बोर कर रहा है, तो पॉलन कैसे बोर करती हुई निकल रही है, इस तरीके से हमने याद किया था, तो सी का हो गया सेकंड, ओके। मन कल मैंगनीज और क्लोरीन हमने देखा था पानी को तोड़ती हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो मैंगनीज का हो गया हमारा, ए का हो गया हमारा 4, ठीक है। और जो हमारी आयरन है हमारा, ये हमारी कैटालिस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, तो डी का हो गया हमारा 1, और हमारा मैग्नीशियम बचता है, ये हमारी एक्टिवेट करता है रेस्पिरेशन के एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम। तो बी का होता है हमारा 3, ए का हो गया 4, लेट्स सी, ए का हो गया 4, बी का है हमारा 3, सी का है हमारा 2 एंड डी का है हमारा 1, ऑप्शन 4 सही हो जाता है।
लेट्स सी द एनसीईआरटी लाइंस ऑल्सो। मैग्नीशियम के बारे में कहा गया, देखिए इट इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट Mg2+ की तरह ये एब्जॉर्ब होता है। इट इज़ एक्टिवेटिंग द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है। आयरन के बारे में आप देखेंगे तो आयरन हमारा कैटलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, कैटलेज एंजाइम, एंड वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, ओके, मियोसिस की नहीं बात कर रहे हैं, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, राइट। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम लिखा है पहले में। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन तो होता ही होता है ना। स्पिंडल फाइबर जो बनेंगे काइनेटोकोर से अटैच होंगे, ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है। यहाँ पे एक प्रोटीन होती है काइनेटोकोर, उससे हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं लाइक दिस, है ना। ये सेंट्रियोल है इस तरीके से, है ना। देन मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, जो सेंट्रियोल्स होते हैं अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो क्या सही नहीं है यहाँ पे, नेवर अकर्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर नहीं करते हैं, किस में पेयर करते हैं, मियोसिस में पेयर करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। तो 134 का हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाता है, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इथाइलिन की बात हो रही है। इथाइलिन हार्मोन्स हमारा रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। इसीलिए सारे हमारे जो हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, इन सब का हमें यूज़ पता होना चाहिए ये आंसर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इन सारे हार्मोन्स का एक एक लाइन हमें पढ़ना ज़रूरी है, एक एक लाइन एनसीईआरटी में जो दी हुई है, ठीक है। आगे बढ़े। विच मैच द फॉलोइंग प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल। देखो मैं स्टार्ट करती हूँ आपके थैलोफाइटा, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन दोनों की तो हमारी डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है ना, डिप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा की हैप्लोडिप्लॉन्टिक हम कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन दोनों ही मल्टीसेलुलर होती है, मैनी सेल्स की होती है, इसीलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है। अगर आप एल्गी की लाइफ साइकिल को देखोगे तो वो होती है हैप्लॉन्टिक टाइप की, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैप्लॉइड फेज होगा एल्गी में वो मल्टीसेलुलर होता है, जो डिप्लॉइड फेज है, जो जाइगोट है, वो बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है, राइट, एंड दैट इज सिंगल सेल ओनली। सो स्पायरोगायरा क्या है आपकी, फर्न क्या है आपका, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा साइकस हमें सबसे बढ़िया, साइकस हमें पता है, साइकस स्पाइनस हमारे जिम्नोस्पर्म्स है। तो जिम्नोस्पर्म्स की अभी मैंने कहा डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है, राइट। तो डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। तो डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, वेस्कुलर प्लांट है विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही हो गया। डी का हो गया हमारा 1, डी का क्या हो गया हमारा 1, यहीं से वैसे आंसर हमें मिल जाता है, ठीक है। सी का भी देख लेते हैं, फ्यूनेरिया हमारा ब्रायोफाइटा है, क्या है हमारा ब्रायोफाइटा है। तो सी का क्या कह रहा है, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट ऑल्टरनेटिंग विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है हैप्लॉइड है, लीफी है, ओके। और जो स्पोरोफाइट यहाँ ब्रायोफाइटा में देखोगे, फ्यूनेरिया में इस तरीके से, वो डिपेंडेंट होता है किस पे, हमारे गैमेटोफाइट पे, राइट।
तो दिस यू स्ट्रक्चर यू हैव सीन इन योर एनसीईआरटी। तो सी का हमारा हो गया फोर्थ। बी का देख लेते हैं। फर्न, फर्न क्या है? टाइडोफाइटा है, टाइडोफाइटा है। ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है। फर्न का डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट कैसा है इसका? डिप्लॉयड है। ऑल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। गैमेटोफाइट को हम इसके प्रोथैलस बोलते हैं, ठीक है, राइट। यू हैव सीन प्रोथैलस ऑफ टाइडोफाइट इन योर एनसीईआरटी लाइक दिस स्ट्रक्चर यू हैव सीन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्न, यानी कि बी का हो गया हमारा 3। अब बचता है हमारा ए स्पायरोगायरा। डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है। डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और हैप्लॉइड स्टेज गैमेटोफाइट स्टेज होती है, राइट, एंड दैट इज द डोमिनेंट स्टेज ओवर हियर। तो ए का हो गया हमारा सेकेंड। हमारा आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर 4। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट? तो फॉल्स फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिसमें जो फ्रूट बन रहा है ओवरी से नहीं बन रहा है, अदर पार्ट से बन रहा है, या तो फ्यूनिकल से बन रहा है या थैलेमस से बन रहा है। तो यहाँ पे जो सी पार्ट दिखाया है, एप्पल का डायग्राम है ये, सी पार्ट जो हमें दिखाया गया है वो है बेटा थैलेमस। क्या है? थैलेमस। ओके, सो हमारा सीधा सीधा आंसर यहाँ पे सी हो जाता है, क्योंकि पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द फूड लेवल इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट। ये फॉल्स फ्रूट किस वजह से है? थैलेमस की वजह से है ना। ट्रू फ्रूट नहीं है, ये फॉल्स फ्रूट है। यहाँ पे ओवरी फ्रूट नहीं बना रही है, थैलेमस फ्रूट बना रहा है जो कि आप खाते हो, राइट। मूविंग अहेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सीलरेट फॉस्फोरस साइकिल? फॉस्फोरस साइकिल यू नो, ये गैसेस साइकिल तो नहीं है, है ना। फॉस्फोरस कहाँ से आ रहा है? पत्थरों के टूटने से। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, पत्थर टूट रहे हैं, मिट्टी में फॉस्फोरस ऐड ऑन हो जाता है, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से फॉस्फोरस साइकिल जो है एक्सीलरेट होती है। सो आंसर हमारा सीधा सीधा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी नहीं होगा, रेनफॉल और स्टॉर्म से भी फॉस्फोरस नहीं हो रहा है ऐड, तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। सीधा सीधा क्वेश्चन है, मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक। देखिए यदि ये हुआ है एनसीईआरटी में पिक्चर, मेटा, मेटा मतलब मिडिल, मिडिल में सेंट्रोमियर है, ठीक है, मिडिल में सेंट्रोमियर है। अब मिडिल से थोड़ा सा वन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है सेंट्रोमियर, जिससे एक थोड़ी छोटी हो जाती है, एक थोड़ी बड़ी आर्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या कहेंगे? सब मेटासेंट्रिक। ओके, और थोड़ा और ज़्यादा वन साइड में शिफ्ट हो जा रहा है सेंट्रोमियर, which is making one arm literally very short and the other one long. This is what we call acrocentric. Acrocentric. And if the centromere is at the one end, that is what we call telocentric. टीलोमियर की साइड पे है तो टीलोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, देखो मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, ठीक है। तो ए का तो हमारा 3 हो गया, ए का तो हमारा 3 हो गया, यहीं से हमें आंसर मिल गया। देखिए बी का 1 हो गया एक्रोसेंट्रिक, बी का 1 है सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था एक्रोसेंट्रिक ये वाला। तो अब आप आराम से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन 3 होगा। क्यों होगा? हमने देख लिया है। द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंगवुड शोन सम पिक्यूलर फीचर्स। स्प्रिंगवुड, अर्लीवुड भी जिसे हम बोलते हैं, स्प्रिंगवुड, अर्लीवुड भी बोलोगे आप इसे। एक होती है ऑटमवुड। देखो स्प्रिंगवुड, अर्लीवुड जो है, इस टाइम पे जो कैम्बियम जो रिंग है हमारी वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, तो बहुत ज़्यादा ज़ैलरी एलिमेंट्स बनाती है। तो यहाँ पे जो हमारे वेसल्स बनते हैं, ज़ैलम वेसल्स जो बनेंगे वो थोड़े ब्रॉड होंगे, ब्रॉड होंगे। ओके, ऑटम वुड में कैम्बियम इतना एक्टिव नहीं होता है ठंड के टाइम पे, तो जो वेसल्स बनते हैं वो नैरो वेसल्स होते हैं, राइट। तो लेट्स सी, एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंगवुड की बात हो रही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्लीवुड, सही बात है। इन द स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स। इन द स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है, कैम्बियम जो बना रहा है जाइलम एलिमेंट नैरो वेसल से बना रहा है? नहीं। इट इज़ लाइटर इन कलर, ठीक है, लाइटर कलर के होते हैं। द स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विद ऑटम वुड शो ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग
फॉर्मिंग एनुअल रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो बार्क होती है उसमें रिंग्स देखेंगे। इस तरीके से पेड़ की जो टहनी है उसे काट के देखोगे, उसमें रिंग्स जैसे दिखेंगे आपको, तो जिससे कि आप ये इन रिंग्स को मैनुअल रिंग्स कहते हैं, जिससे कि आप उसकी एज डिफाइन कर सकते हो। ओके, इट इज़ लोअर डेंसिटी, ऑब्वियसली लो डेंसिटी की होगी। वेसल्स जो होते हैं ब्रॉड होते हैं तो हल्की होती है वुड, लो डेंसिटी की होगी। ये वाली बात सही है, ये वाली भी बात सही है। तो यहाँ पे हमारा ए सही है, सी सही है, डी सही है, ई सही है। ए सी डी ई, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो गया है ना बेटा, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट। ओके, ये पिक्चर भी मैं लेके आई थी, देख सकते हो आप, डार्क, और ये देख सकते हैं आप डार्क रिंग्स, है ना। ये जो डार्क डार्क दिख रही है ना आपको, ये ऑटम वुड है, और जो लाइट दिख रही है आपको ना, वो है आपकी अर्ली वुड। ओके, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है assertion वाला। Mendel law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome। देखो, एक ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर कुछ जीन्स हैं ए बी सी वटेवर, है ना। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ दिया था, मेंडल ने कहा था कि इंडिपेंडेंटली जो जीन्स होती हैं असॉर्ट होती हैं, अलग अलग गैमीट्स में चली जाती हैं। अगर वो जीन्स सारी एक ही क्रोमोसोम पर लाई करती हैं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो सही नहीं होगा ना, नॉट होल्ड गुड, है ना। तो ये वाली बात सही होगी। क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, अब यहाँ पर उल्टी बात कर रहे हैं, जो पास पास जीन लगी हुई हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट क्यों होंगी? ओके, वो तो साथ साथ जाएंगी ना, क्योंकि वो बिल्कुल चिपकी हुई लगी हुई हैं जीन्स। तो दिस इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, यानी कि असर्शन सही है, रीजन हमारा गलत है। तो हमारा A is correct but R is not correct. Option number 1. Next question. Read the following statements on lipids and find out the correct set of statement. Lipids के बारे में कुछ कहा गया है. Let's see. Lecithin found in plasma membrane is glycolipid. No, this is wrong. यहाँ पर phospholipid होना चाहिए था, है ना. Saturated fatty acids possess one or more C11C bond. No, यहाँ पर C11C bond नहीं होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, न ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. Gingerly oil has a lower melting point, hence remain oil in winter. लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए वो तेल जैसा ही रहता है ठंड में भी, सही बात है. लिपिड्स पानी में घुलेंगी नहीं. लिपिड्स क्या एक तरह से ऑयल ही है, तो ऑयल तो आपको जानते हो पानी में नहीं डिजॉल्व होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है. ये भी बात सही हो गई. When fatty acid is esterified with glycerol, मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म. ये सही बात है, फैटी एसिड को एस्टरीफाइड करोगे तो मोनोग्लिसराइड्स बनते हैं. तो यहाँ पे सी डी ई हमारा सही हो जाता है. ऑप्शन 1 हमारा सही हो गया. राइट, चलें आगे. व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल्स फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स इन C4 प्लांट्स. C4 प्लांट्स में आपने देखा होगा कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ बंडल शीट सेल्स लगे हुए होते हैं, है ना. ये जो बंडल शीट सेल्स होते हैं ना, ये इम्परवियस टू गैसेस होते हैं. ये सेल्स फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देते हैं. ओके, जो कि C3 प्लांट्स में आपने देखा था. इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिससे कि कैल्विन साइकिल हो सके. ओके, जिससे कि कैल्विन साइकिल हो सके, इसलिए बहुत सारे इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इम्परवियस टू गैसेस होते हैं. बहुत ही पास पास ये चिपके हुए सेल्स लगे हुए थे. सो हियर सिंपल सी बात है, टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर. नो, कोई लिंक ही नहीं है. टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी. नो, ऐसा कुछ नहीं है कि जाइलम फ्लोएम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं. टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी. नो, साइट ही नहीं, यहाँ पे तो होएगा ही नहीं फोटो रेस्पिरेशन. टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल. ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा होता है. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है, बेस सीक्वेंस, विच वन कैन बी कट इजिली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने पढ़ा है बायोटेक में कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है कट लगाती हैं. अब आप ये देख सकते हो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए बनाने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं. और बहुत ही इंपॉर्टेंट EcoR1 जो हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो G और A के बीच में से कट लगा देती है. यहाँ से जो हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है वो ये तोड़ देती है. ठीक है, तो ये वेक्टर का डीएनए था, ये फॉरेन का डीएनए था, दोनों डीएनए को इसने काट दिया है और हम इनको अब जोड़ देते हैं. इस तरीके से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है. तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है वो गाटक होता है, GAATTC. यहाँ से भी पढ़ोगे तो यही पढ़ेंगे आप, GAATTC.
तो दोनों साइड से सेम होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो या 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ो। GAATTC हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर हियर। The entire fleet of buses in Delhi were converted to CNG from diesel. In reference to this, which one of the following statement is false? ये पता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से जितनी भी जो दिल्ली की डीजल वाली बसेस वगैरह जो व्हीकल्स वगैरह थे उनको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होती है, बहुत सस्ती होती है और ये इसको कोई मिक्सिंग एडल्टरिंग नहीं कर सकते जैसे डीजल में हम कर सकते हैं, है ना। और यू नो इट बर्न्स मोर एफिशिएंटली, अच्छे से ये बर्न होगी, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करेगी ये गैस। अब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि जो डीजल का इंजन होता है और सीएनजी का जो इंजन होता है वो अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कोई अपनी कार को सीएनजी में कन्वर्ट कराना चाहता है तो उसका जो है अलग से उसका इंजन होता है, सेम इंजन वी कैन नॉट यूज़। ठीक है, सिंपल आंसर आपको पता हो गया। एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन विल, एक ग्लास में पानी है, प्योर वाटर है, जिसका वाटर पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है प्योर वाटर का। अब इसमें आप कुछ भी सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो, कोई नमक चीनी कुछ भी ऐड कर रहे हो, तो जो वाटर पोटेंशियल होता है वो बेटा नेगेटिव में हो जाता है, नेगेटिव। ओके, मेक्स इट्स वाटर पोटेंशियल टू नेगेटिव, नॉट अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल, ये गलत हो गया। रेज इट्स वाटर पोटेंशियल, नो, लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल, नेगेटिव में हो जाता है, राइट। ट्रांसपोर्ट जोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसपोर्ट जोन्स को हम जंपिंग जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन्स। भाई जब ये कह रहा है कि जीन्स जंप कर सकती है तो ये जीन कहीं और जाके लग गई जंप करके, तो ये साइलेंट भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे सपोज ये रेड वाली हमारी जंपिंग जीन्स हैं, ये यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे कोई जीन थी उसको इसने कर दिया साइलेंट। क्या हो गया? जीन की साइलेंसिंग। ये जीन अच्छा खासा अपना काम कर रही थी, लेकिन यहाँ से ये उछल के ये जीन यहाँ आ गई, उसने इसका काम को कर दिया बंद, साइलेंट कर दिया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, दैट इज जीन साइलेंसिंग। ट्रांसफर जोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको हम जीन साइलेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी के लिए नहीं कर सकते, जीन की सीक्वेंसिंग करने के लिए कतई नहीं कर सकते, पीसीआर में नहीं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में नहीं। ओके, जीन साइलेंसिंग। While explaining interspecific interaction of population, plus sign is assigned for beneficial. You know, plus sign beneficial के लिए हम यूज़ करते हैं। माइनस साइन we use for detrimental, नुकसान होता है यहाँ पे, और जीरो साइन इज फॉर न्यूट्रल, कोई नुकसान फायदा कुछ नहीं, न्यूट्रल। ठीक है, एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म में एक को नुकसान होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को नुकसान होता है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखेंगे। प्रीडेटर में एक को फायदा होता है और एक को होता है नुकसान। ठीक है, एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है, प्रीडेटर। अभी अभी देखा हमने टाइगर और डियर वाला। कंपटीशन चल रहा है भाई, दोनों को ही नुकसान होगा, कंपटीशन चल रहा है, दोनों को अपने आप को पूरा प्रूव करना पड़ेगा, भाई मैं ही बेहतर हूँ, दोनों कंपीट करेंगे। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन कैन बी असाइन प्लस फॉर वन स्पीशी एंड माइनस फॉर द अनदर। प्लस और माइनस पूछा है तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है सीधे सीधे प्रेडेटर, प्रीडेशन वाला, प्रीडेशन। ठीक है, ये आपकी टेबल थी एनसीईआरटी की, ये भी मैं आपके सामने लेके आई हूँ जिससे कि हम ये भी डिस्कस कर सके। म्यूचुअलिज्म में दोनों को स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, आपने देखा होगा फंगस जो कि माइक्रोराइजा है जो कि रूट के संग एसोसिएशन करती है, दोनों को फ़ायदा होता है। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होगा, कंपटीशन करेंगे। प्रेडेशन में एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा। पैरासाइट में भी एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा। कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होगा एक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होगा एक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एमेंसलिज्म वाला एंटीबायोटिक वाला एग्जाम्पल याद करिए, जब आपने देखा होगा पेनिसिलिन नाम की जो पेनिसिलियम जो फंगस है वो जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रही थी पेट्री डिश में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसलिए तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी, याद होगा आपको पेनिसिलिन की, है ना। If the genetist use the blind approach, let me take the pen. If the genetist use the, just a second,
इफ द जेनेटिस्ट यूज द ब्लाइंड अप्रोच, क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा, ओके, इफ द जेनेटिस्ट यूज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम, पूरा जीनोम हमारा अगर जेनेटिस्ट जो है यूज कर रहा है, ओके, सीक्वेंस पता लगाने के लिए, तो जो मैथोडोलॉजी अडेप्ट हो रही है यहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, देखिए ये सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, देखिए दो मेजर अप्रोचेस हैं, वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, ओके, एक तो ये तरीका हो गया एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग वाला, जिसमें हम केवल वो जीन को आइडेंटिफाई कर लें जो आरएनए बना रही है, उसका सीक्वेंस पता लगा लें, केवल आरएनए वाला, ठीक है। दूसरा मेथड हो गया जिसमें हम पूरा का पूरा जीनोम का पता लगाएंगे, चाहे वो हमारा जीन हो या ना हो, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, क्या कहेंगे हम, सीक्वेंस एनोटेशन। द अदर टुक the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contain all the coding and non-coding sequence and later assigning different region in the sequence with function। सीधा सीधा पूरा का पूरा लाइन आप याद रख सकते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। Which one of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait? ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट की बात हो रही है, ठीक है, किसकी, ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट, ये हो गया हमारा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। सिकल सेल एनीमिया जो होता है ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव है, यहाँ पे हमारी ब्लड सेल क्रीसेंट शेप की हो जाती हैं। थैलेसीमिया जो होता है ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव है, यहाँ पे जो अल्फ़ा और चेन्स और बीटा चेन्स होती हैं वो कम बनती हैं, नंबर कम होता है, ठीक है। इसमें सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन खराब बनती है, कम नहीं बनती, खराब बनती है। थैलेसीमिया में कम बनती है। हीमोफीलिया में एक सिंगल कट की वजह से हमारा खून बहता रहता है, ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं हम इसे। तो हीमोफीलिया हमारी जो है सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट पूछा है बेटा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हो गया, ओके। यहाँ पे मसल्स जो है धीरे धीरे डीजनरेट होती जाती है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। That's all for today. Thank you for watching this lecture. I hope you enjoyed it, right? Okay, so we will meet you in the next video with the solutions of the zoology questions. ठीक है बेटा, bye bye, good luck.